डीएलएड 2018 बैच के लिए जो हिंदी में संस्कृत का पाठ था लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हम कुछ परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो व्याकरण से संबंधित आती हैं, उन पर चर्चा करेंगे। उनमें से आज एक हम टॉपिक लेकर आए हैं, वर्णों के भेद। हिंदी में वर्णों के भेद आपने पढ़े हैं, संस्कृत में भी क्या है वर्णों के भेद, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे हम। ये हमने किताब का एक भाग लिया है, इसमें वर्णों के भेदों के बारे में बताया गया है। वर्णों के मुख्यतः दो भेद हैं संस्कृत में भी, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। प्रत्याहार शैली में अगर हम कहें इसे तो स्वर को अच, क्योंकि अ वर्ण से लेकर च वर्ण, जो शुरू के माहेश्वरी सूत्र के जो 4 सूत्र हैं, अ यु ऋ लि क एओंग एओच, तो ये जो है स्वर, इसमें केवल स्वर ही स्वर होते हैं। तो अच प्रत्याहार जो बनता है उसमें केवल स्वर होते हैं। तो अगर हम प्रत्याहार शैली में बात करें तो अच को अच और हल के रूप में वर्णों को बांटा गया है। ध्यान रखने योग्य बात है कि हल जो प्रत्याहार होता है इसमें केवल व्यंजन ही होते हैं, जैसे हैवरट, ल, यमंगर्णम, झभय, घड़धश, जबगड़दश, ख फ छ ठ त च ट त व, कपय, शसर, हल। ये जो माहेश्वरी सूत्र नंबर 5 से लेकर 14 तक हैं, ये सभी हल होते हैं, यानी व्यंजन होते हैं। तो स्वर के भी कई भेद होते हैं। पहले हम जानें कि आखिर स्वर क्या होता है। स्वर यानी अच से अभिप्राय उन वर्णों से है जिनका उच्चारण अपने आप ही होता है, यानी इसमें किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती, यह स्वयं में ही उच्चरित होते हैं। इनके 3 भेद हैं, कालकृत भेद, स्थानकृत भेद और तीसरा जो भेद है वो नासिका सहायकृत भेद है। पहला भेद जो है वो है कालकृत भेद। इसमें स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वर के उच्चारण में यदि 1 मात्रा का समय लगता है तो उसे ह्रस्व, यदि 2 मात्रा का समय लगता है तो उसे दीर्घ, और यदि 3 मात्रा का समय लगता है तो उसे प्लुत कहते हैं। यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान रखने की है कि 3 मात्रा के वर्ण हिंदी भाषा में नहीं होते, यानी हिंदी भाषा के जो वर्ण है उसमें 3 मात्रा के अक्षर नहीं हुआ करते, जबकि संस्कृत वर्णों में 3 मात्रा के भी शब्द हैं, जैसे री। ऐसा कोई भी अक्षर हिंदी वर्णमाला में नहीं है, इसलिए 3 मात्रा का समय लगने वाला जो वर्ण है वह संस्कृत में होता है और उसे प्लूत कहते हैं। 1 मात्रा का समय जैसे अ, ई, उ, री, री, और 2 मात्रा का समय जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, ए, औ, और 3 मात्रा का जो वर्ण है वह है री, जिसमें ला में 2 मात्राएं
उच्चारण करने में लगती हैं। अब दूसरा भेद है स्थानकृत भेद। जो तीनों प्रकार के स्वरों के भेद दिए गए हैं, इनके पुनः 3 प्रकार के और भेद होते हैं। पहला उदात्त, दूसरा अनुदात्त और तीसरा स्वरित। जिस स्थान से कोई स्वर उच्चरित हो, जैसे अ कंठ से उच्चरित होता है, तो उसके ऊंचे भाग से उच्चरित होने पर उदात्त, नीचे भाग से उच्चरित होने पर अनुदात्त और दोनों को मिलाकर उच्चरित होने पर स्वरित होता है। इसका विचार वैदिक मंत्रों में भी किया गया है। जैसे इसमें सूत्र भी दिया गया है वैदिक मंत्रों में, उच्चरुदात्त निचरुदात्त समाहारः स्वरितः। तो ये है आपका स्थानकृत भेद। अब जो तीसरा भेद है नासिका सहायकृत भेद। अंत में उक्त सभी प्रकार के स्वर को मुख्यतः फिर 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अनुनासिक और दूसरा है अनानुनासिक। अनुनासिक उस स्वर को कहते हैं जिसके उच्चारण में नासिका से भी सहायता ली जाती है। जैसे अ के ऊपर अगर चंद्र बिंदी हम लगा दें तो इसमें नासिका की आवश्यकता होगी। जिसके उच्चारण में नासिका से सहायता न ली जावे, उस सादे स्वर को अनुनासिक कहते हैं। जैसे अ, ए, इस प्रकार के। इसके लिए संस्कृत में सूत्र आता है, मुख नासिका वचनो अनुनासिका, यानी मुख और नासिका की सहायता से उच्चरित शब्द को या वर्ण को अनुनासिक कहते हैं। अनानुनासिक मतलब जिसमें नासिका की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मुख और नासिका दोनों से उच्चरित होने वाले जो वचन हैं वो अनुनासिक कहलाते हैं। इसी प्रकार व्यंजन के भी 3 भेद हैं। पहले हम जानें कि व्यंजन क्या है। व्यंजन यानी हल से अभिप्राय उन वर्णों से है जिनका उच्चारण बिना स्वर के संभव नहीं होता। जैसे क में आ मिला हुआ है, बिना आ के जुड़े क पूर्ण नहीं है। इसलिए जो क, अगर हम क को कहते भी हैं, अगर कहेंगे तो उसमें आ है ही नहीं और उसे हम अच्छी तरीके से उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे। और जब कहेंगे क, तो इसमें आ का अंश अवश्य ही आ जाता है, बिना स्वर के यह पूर्ण रूप से उच्चरित नहीं हो पाता। इसीलिए जो वर्ण बिना स्वर के उच्चरित न हों उन्हें व्यंजन कहा जाता है। इनके मुख्यतः 3 भेद हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, क से लेकर म पर्यंत वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। एक सूत्र आता है कादयो मावसानः स्पर्शाः, यानी का से उद्भूत और माँ पे जिसका अवसान हो, ऐसे वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। देखिए संस्कृत में किसी भी चीज़ को, बड़े से बड़ी चीज़ को एक छोटे से सूत्र में बांधने की कितनी कुशल कला है। अब उसमें हम क से लेके माँ तक, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग सभी आ जाएंगे। इतना सारा गिनने की ज़रूरत नहीं, हम इसे एक छोटे से सूत्र से जानेंगे। कादयो मावसाना स्पर्शा। इसे यदि हम याद करेंगे तो याद करने में हमें बहुत ही आसानी होगी। दूसरा जो व्यंजन है, भाग है इसका अंतस्थ व्यंजन। जैसे य, व, र और ला, इन 4 वर्णों को अंतस्थ कहते हैं क्योंकि स्वर और व्यंजनों के मध्य इनकी स्थिति अर्ध स्वर
की सी होती है। इन्हें कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आता है कि अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, तो आप इसका बहुत ही कुशलता से वर्णन कर सकते हैं कि य, व, रा और ला, ये चारों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसके लिए एक सूत्र आता है संस्कृत में, यणो अंतस्था, यानी यण जो प्रत्याहार है इसमें य, व, र, ल ये चारों वर्ण आते हैं, और यणो अंतस्थ यानी य, व, र, ल ये चार वर्ण अंतस्थ हैं। तीसरा जो भाग है वह है ऊष्म व्यंजन, जैसे श, ख, श, ह। इन चार वर्णों को ऊष्म कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण से जोर अधिक पड़ता है, गर्मी आ जाती है। शल ऊष्माण, ये सूत्र है। शल प्रत्याहार में श, ख, स, ह ये चार वर्ण आते हैं। तो यदि हम सूत्र से भी याद कर लें, लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरी है कि माहेश्वरी सूत्र याद करना होगा। तो ये जो शल प्रत्याहार है इसमें ऊष्म व्यंजन आते हैं, यण प्रत्याहार में अंतस्थ व्यंजन आते हैं। आगे हम जानेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। इसके लिए यहाँ पर संस्कृत में बहुत ही अच्छा सूत्र दिया हुआ है। कभी कभी उन सूत्रों की डिटेलिंग पूछता है और कभी कभी डिटेलिंग देकर उन सूत्रों को पूछा जाता है। इसमें दिया गया है, इसमें उच्चारण स्थान क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। उच्चारण करते समय भीतर से आती हुई श्वास को मुख के अवयव विशेषों से विकृत करके निकाला जाता है। जिन जिन अवयवों से विकार उत्पन्न किया जाता है उनको वर्णों का स्थान कहते हैं और वे इस प्रकार होते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम उच्चारित करने के लिए किसी शब्द का, किसी अक्षर का उच्चारण करने के लिए जब हम भीतर से प्रयत्न करते हैं तो वह प्रयत्न जिस स्थान से निकलता है उस वर्ण के उच्चारण के लिए, वह स्थान उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे अ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और कंठ, यानी अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, यानी अ का पूरा वर्ग, यानी क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग क वर्ग, और विसर्ग यानी हाँ, क्योंकि विसर्ग को हम जैसे वचनः लिखा है, वचन और बगल में दो बिंदी, तो उसको हा ही तो पढ़ते हैं, दो बिंदी को हा, यानी विसर्ग को हा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे दिया है अकुह, अ क वर्ण, क वर्ग जो पूरा है, और ह विसर्जनीय, विसर्जनीय ह, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ है। देखिए संस्कृत में कितने बहुत ही अच्छे तरीके से इस विस्तृत सी चीज़ को एक सूत्र में पिरो दिया गया है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, यानी अ क वर्ग और विसर्ग जिसे हा से उच्चारित किया जाता है, वह कंठ, उसका सभी का उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरा है ई, च, छ, ज, झ, ञ, य और श, इन सभी का उच्चारण स्थान तालु है। ईचु यशानाम तालुः, ई चू का मतलब चवर्ग, य, श, ये सभी तालु से उच्चारित होते हैं। तीसरा दिया है उ, प, फ, ब, भ, म, और
उपध्यमानीय, ये संस्कृत में होते हैं। प और फ ये उपध्यमानीय हैं। ये सभी ओष्ठ से उच्चरित होते हैं। ओष्ठ उपपध्यमानीयानाम ओष्ठौ, यानी ये उ, प वर्ग और उपध्यमानीय ये तीनों प्रकार के वर्ण ओष्ठ से उच्चरित होते हैं। अगला दिया है ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी री, ट, ठ, ड, ढ, ड़, र और श, मूर्धन्य श, यह सभी मूर्धा से उच्चरित होते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री टू का मतलब ट वर्ग, र और श मूर्धन्य श, यह सभी मूर्धा से उच्चरित होते हैं। आगे दिया है री, त, थ, द, ध, न, ल और स, यह सभी दंत से यानी दांत से उच्चरित होते हैं। इसको सूत्र में बांधा गया है ऋतु लसानाम दंताः। ऋ टू का मतलब त वर्ग, ल और स, यह सभी दंत से उच्चरित हैं। आगे दिया है य, ञ, म, ड़, ढ और न के उच्चारण स्थान में नासिका का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सूत्र दिया है यमंगणना नाम नासिका च, यानी य, म, ग, अंग, ड़, न, यह पांचों जो वर्ग के अंत में आते हैं। जैसे क वर्ग कहा जाए तो क वर्ग के सबसे अंतिम वर्ण आते हैं। च वर्ग कहा जाए तो च के सबसे अंतिम वर्ण, यानी जो वर्गों के अंतिम वर्ण आते हैं ये नासिका से उच्चरित हैं। ए, ए और ए ये कंठ तालु, यानी इनके उच्चारण स्थान में कंठ और तालु दोनों की मदद ली जाती है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। ए दय तो कंठ तालु, यानी ए और ए दोनों कंठ तालु से उच्चरित हैं। अगला दिया है ओ, औ, कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों की ही मदद से ओ और औ उच्चरित होते हैं। व दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठम, यानी वकार जो है वह दंतोष्ठ यानी दांत और ओष्ठ इसमें दोनों की मदद ली जाती है, दंतोष्ठ से उच्चरित है। क, ख, जिह्वामूली, इसमें ध्यान रखिएगा कि ये संस्कृत के लिए कहा गया है। जिह्वामूली में नीचे जैसे त्रुटिपूरक चिन्ह होता है उसी तरीके से छोटा सा त्रिभुज का नीचे का डंडा न होके छोटा सा बनाया जाता है, तो वो होता है जिह्वामूलीय। अब इसकी कोई भी प्रासंगिकता आज हमारी संस्कृत भाषा में नहीं रह गई है, लेकिन जो प्राचीन वैदिक ग्रंथ हैं उनमें ऐसे जिह्वामूलीय अक्षरों का वर्णन किया गया है। तो ये जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, यानी जिह्वामूलीय जो है वो जिह्वामूल से ही यानी जीभ का जो मूल स्थान है उससे उच्चरित होते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम जो है इसके बारे में जान लेते हैं। अगला है अनुस्वारः नासिका, यानी जितने भी अनुस्वार होते हैं वह नासिका से उच्चरित होते हैं। तो आज हमने टॉपिक में ये जाना कि वर्ण कौन कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के भी 3 भेद होते हैं,
पहला है कालकृत भेद, दूसरा स्थानकृत भेद और तीसरा नासिका सहायक भेद। ऐसे ही व्यंजन होते हैं। व्यंजन बिना स्वर के उच्चरित हो ही नहीं सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट बिंदु है। और इसके भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ध्यान रखिएगा, जो अंतस्थ व्यंजन होता है इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है, यानी सेमी वॉवेल, जो अर्धस्वर हैं। अंतस्थ व्यंजनों को, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, व, र और ला, यानी अगर इसे हम प्रत्याहार से देखें तो यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार अर्धस्वर भी कहा जाता है। और आगे है वर्णों का उच्चारण स्थान। यदि हम सूत्रों से वर्णों का उच्चारण स्थान जान ले एक बार, तो कभी भी भूलेंगे नहीं। तो आशा है आप लोगों को ये सारी बातें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। धन्यवाद।